नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग थर्ड में। अगर हम बात करें महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, तो ये बीए भाग फर्स्ट में पढ़ा रहे हैं हम। भारतीय समाज में भी चल रही है नातेदारी, और मानव शास्त्रीय समाज की जब हम बात करते हैं, सामाजिक मानव शास्त्र की, तो वहाँ भी नातेदारी को हम पढ़ते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में तो हम नातेदारी को बीए भाग प्रथम में देख रहे हैं, और भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इसको बीए भाग थर्ड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। कल मैंने आपसे चर्चा की थी नातेदारी की रीतियाँ, यूजेस की, नातेदारी के क्या क्या व्यवहार के नियम हैं। इनमें मैंने आपको 3 बताई: परिहार, परिहास और माध्यमिक संबोधन। अब बची हुई 3 रीतियां और हैं, उनकी हम आज चर्चा करेंगे। उनमें पहली है मातुल्य, एक्वलेंट। यह प्रथा मात्र सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है, जहाँ मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। उनकी आत्मीयता का आधार होता है। पिता से अधिक मामा का दायित्व अधिक होता है। भांजों की वफादारी पे मामा का विशेषाधिकार होता है। संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित होती है। भांजे पिता की बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान हो, तब उस प्रथा को मातुल्य कहा जाता है, और मामा की ऐसी सत्ता को मातुल्य सत्ता कहते हैं। यदि भांजे भांजी अपने मामा के घर पर ही रहकर बड़े होते हैं, तो उसे हम मात्र स्थानीय निवास कहते हैं। मातुल्य प्रथा मात्र सत्तात्मक समाज की सामान्य विशेषता है। यदि यह प्रथा किसी पितृसत्तात्मक परिवार में पाई जाती है, तो यह पूर्ववर्ती मातृ प्रधान सामाजिक संरचना का ही अवशेष है। अगर उदाहरण देखें जनजातियों में, तो कैलिफोर्निया के सीरी इंडियन में देख सकते हैं, जहां एक छप्पर के नीचे आग के पास पुरुष इस क्रम में बैठे हैं कि सबसे आगे बड़ा भाई, और उसके बाद आयु क्रम में छोटे भाई बैठते हैं। उसके बाद बहुधा आश्रम के बाहर वर्षा से आरक्षित स्थानों पर घर की स्त्रियां बैठी होती है। हैदा तथा ट्राबियन जनजाति में 10-12 वर्ष की आयु में लड़का अपने मामा के घर चला जाता है। वही वह मामा की सेवा करता है, और मामा के गोत्र, जादू, धर्म, संपत्ति आदि का अधिकारी हो जाता है। होपी तथा जूनी जनजाति में पुत्र विवाह योग्य होने पर अपने पिता के यहाँ रहता है, उसके बाद मामा के घर चला जाता है। मामा ही उसका विवाह करवाता है, और मामा के वह परिवार का सदस्य बन जाता है। कहीं कहीं पर भांजे व पुत्र में संघर्ष देखने को मिलता है। ट्राबियन द्वीप में माल्नास्की में ऐसे ही संघर्ष का उल्लेख किया है। जब किसी पिता का लगाव अपने पुत्र के साथ अधिक हो जाता है, तो वह भांजे के बजाय पुत्र को संपत्ति देना चाहता है। पितृसत्तात्मक कोमाचे और थोंगा जनजाति में भी मातुल्य जनरीति हमें देखने को मिलती है। अब है 5वीं पितुस्त्रे, एमिटी। एमिटी में क्या होगा कि बुआ का स्थान प्रधान होगा। जिस प्रकार से मातृसत्तात्मक परिवार में मामा को अधिक महत्व विशेषाधिकार होता है, वैसे पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की बहन बुआ
जिसे पितृस्वा कहते हैं, का विशेष महत्व पाया जाता है। रिवर्स ने बैक्स प्रायद्वीप में इस प्रथा का प्रचलन पाया। वहाँ बुआ ही भतीजी के लिए वधू ढूंढती है। भतीजा माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता है। वही बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। उसकी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च कर सकता है। भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ करती है और कुछ जनजातियों में बुआ ही दाह संस्कार की क्रिया करती है। दक्षिणी अफ्रीका की जनजातियों में भी बुआ के सम्मान की प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के बारे में चैपल और कून का मत है कि जिन संबंधियों से विवाह के बाद सामाजिक अंतःक्रिया के शिथिल होने की संभावना होती है, उन्हें सतत बनाए रखने के लिए इस प्रथा का प्रचलन हुआ। बुआ विवाह के बाद दूसरे परिवार में चली जाती है, अतः अपने जन्म के परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए पितृस्त्रीय प्रथा का प्रचलन हुआ। अंतिम है सहकष्टी या सह प्रसविता कोवेट। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है कि जब पत्नी की संतान होने वाली होती है तो पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना होता है जिनका पालन उसकी पत्नी कर रही है। वह भी उसी प्रकार से कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रसवा को होते हैं। वह भी पत्थे का भोजन करता है। उसे भी प्रसवा पत्नी के कमरे में ही रखा जाता है तथा उसे भी प्रसवा की तरह अछूत माना जाता है। भारत की खासी और टोडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। एक खासी पति को पत्नी की तरह नदी पार करने एवं कपड़े धोने की उस समय तक मनाही है जब तक कि संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं कर ली जाती। इस प्रकार के प्रचलन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तर्क दिए हैं। कुछ विद्वानों ने इसे मातृक पितृक संकुल की संक्रमण अवस्था के अवशेष के रूप में माना है। मेलनोस्की ने सप्रसविता को वैवाहिक संबंधों को अधिक दृढ़ बनाने एवं पैतृक प्रेम प्राप्त करने का एक सामाजिक क्रियातंत्र माना है। रैगलन ने इसे विवाह नामक संस्था के उद्विकास का सहयोगी कारण माना है। कुछ विद्वान इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। उनकी मान्यता है कि इससे पति पत्नी में परस्पर प्रेम का विकास होता है। पत्नी को यह जानकर मानसिक संतोष होता है कि उसका पति भी उसके कष्ट में हिस्सेदार है और वह भी उसके कष्ट को महसूस करता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रसव के समय स्त्री के शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती है जो उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। जैसे जिस कमरे में वह रहती है उसमें रहने वाले अन्य व्यक्ति भी बीमार हो जाते हैं। अतः सप्रसविता की रीति अंधविश्वास पर नहीं वरन ठोस तथ्य पर आधारित है। यद्यपि इस बात को कुछ सीमा तक ही स्वीकार किया जा सकता है किंतु इसे पूर्ण सत्य के रूप में नहीं माना जा सकता। ये हमने नातेदारी की 6 रीतियों की चर्चा की। अब कल हम बात करेंगे नातेदारी की भूमिका और महत्व की। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, यही शुभकामनाएं। और इन वीडियोस को PDF नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।